नमस्कार साथियों, आज हम लोग लोकतंत्र के 4 स्तंभों पे बात करेंगे। प्राय 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी की जब बात होती है तो कभी कभी ये हमको समझना होता है कि डेमोक्रेसी की जब भी हम बात करते हैं तो वास्तव में हम एक लोकतांत्रिक सरकार की बात करते हैं, अर्थात एक ऐसी सरकार जिसमें जनता का शासन हो। और ये जो लोकतंत्र का शासन है, इस शासन को हम मोनार्की और एरिस्टोक्रेसी अर्थात राजतंत्र और कुलीन तंत्र के शासन से अलग करते हैं। राजतंत्र में एक व्यक्ति का शासन होता है और कुलीन तंत्र में कुछ लोगों का शासन होता है, लेकिन लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता का शासन होता है। तो जब लोकतंत्र की बात आती है तो वास्तव में हम बात एक लोकतांत्रिक सरकार की अवधारणा को लेकर कर रहे होते हैं कि एक लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है। तो लोकतांत्रिक सरकार, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार वो सरकार होती है जिसमें कि जनता का शासन हो और जनता के द्वारा ही शासन का मतलब ये होता है कि शासन वो व्यवस्था है जो कि कानून बनाती है, कानूनों को लागू करती है और कानूनों के उल्लंघन पे दंड देती है। और इस प्रकार से एक पूरे हमारे जहन में जब लोकतांत्रिक मॉडल आता है शासन का, तो हम एक ऐसी शासन व्यवस्था की कल्पना करते हैं जिसमें जनता कानून बनाए, जनता कानूनों को लागू करने के लिए उत्तरदायी हो और जनता ही कानूनों के उल्लंघन पर दंड देने के लिए उत्तरदायी हो। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि जब बहुत छोटे छोटे नगर राज्य टाइप की चीज़ें हुआ करते थे, जनसंख्या बहुत होती थी, कम 5 से 10 हज़ार, तब तो जनता ये सब काम करती थी। एक जगह पे एकत्र होकर वो कानून बनाना, कानूनों को लागू करना और न्यायाधीशों की नियुक्तियां करना, ये सब काम होते थे। लेकिन आज जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और उस जनसंख्या में ये संभव नहीं कि सारे लोग बैठ के कानून बनाएं, और इसलिए जो एक नया मॉडल चल पड़ा वो मॉडल था इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का या प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र का, कि जनता अब सीधे सीधे कानून नहीं बनाती, जनता सीधे सीधे कानूनों को लागू नहीं करती, जनता सीधे सीधे न्यायाधीशों का निर्वाचन नहीं करती, बल्कि जनता एक सरकार का चयन करती है, एक अपनी संसद अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है और वही प्रतिनिधि जो है वो कानून बनाते हैं, कानूनों के उल्लंघन पे कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी उनकी होती है और वही लोग न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं जिन पर कि कानूनों के उल्लंघन पर दंड देने की व्यवस्था होती है। और इस प्रकार से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब से रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट चल गया, तब से हम देखते हैं कि सरकार के जो मेजर फंक्शंस हैं, कानून बनाना, कानूनों को लागू करना और कानूनों को उल्लंघन पर दंड देना, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूशन एंड एडजुडिकेशन, इसको 3 संस्थाओं में बांट दिया गया है, जिसको कि हम जो व्यवस्थापिका अर्थात संसद का काम कानून बनाना, कार्यपालिका का काम कानूनों को लागू करना और न्यायपालिका का काम कानूनों के उल्लंघन पर दंड देने की व्यवस्था है। और इसीलिए जब भी बात होती है तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की बात होती है। और इसीलिए लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, अर्थात 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के रूप में हम उसको समझ सकते हैं। लेकिन कभी कभी ये दिमाग में आता है कि संविधान तो 3 ही स्तंभों की बात करता है, व्यवस्थापिका की बात करता है, कार्यपालिका की बात करता है, न्यायपालिका की बात करता है, ये चौथा स्तंभ कौन सा है, विच इज द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि संविधान में तो 4th किसी पिलर की चर्चा की नहीं गई है। तो ये 4th पिलर क्या होता है? तो संविधान में तो इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में जब भी चौथे स्तंभ की चर्चा होती है तो चौथे स्तंभ की चर्चा को हम प्रेस या मीडिया के रूप में परिभाषित करते हैं, अर्थात जो अखबार हैं या जो टेलीविज़न चैनल्स हैं, आजकल अब तो, पहले तो टेलीविज़न चैनल्स नहीं थे, लेकिन रेडियो है, अखबार है, ये पुराने हैं और इसी को प्रेस माना जाता था। और आज उसमें सोशल मीडिया भी जुड़ गया है, आज इसमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सारे जुड़ गए हैं। तो आज हम ये जो प्रेस और मीडिया का जो परिदृश्य है, ये इसको चौथे स्तंभ के रूप में परिभाषित किया जाता है। और जाहिर है कि ये सरकार के जो परिभाषा है उससे अलग है। तो डेमोक्रेसी का मतलब है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेकिन यही 3 स्तंभ संविधान के द्वारा लोकतंत्र में परिभाषित हैं। ये जो चौथा स्तंभ है, इस चौथे स्तंभ की संविधान कोई कॉग्निजेंस नहीं लेता और किसी भी देश में चौथे स्तंभ को चौथे स्तंभ के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है। ये एक प्रचलन आया जो कि अभी हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे कि ये कैसे गया। लेकिन सवाल इससे अहम ज्यादा है कि ये चौथे स्तंभ की आवश्यकता पड़ी क्यों।
और चौथे स्तंभ की आवश्यकता की जब भी हम बात करते हैं तो हमको ये समझना चाहिए कि ये जो 3 स्तंभ हैं, इन 3 स्तंभों के तो कार्य परिभाषित हैं, लेकिन चौथे स्तंभ का क्या कार्य है? तो पहली चीज़ कि चौथा स्तंभ है कौन? तो वो प्रेस और मीडिया है, हमें समझना चाहिए। इसको परिभाषित किया गया है, जनता ने परिभाषित किया है, विद्वानों ने परिभाषित किया है कि ये चौथा स्तंभ है। और मीडिया के हम सभी लोग काम जानते हैं कि भाई न्यूज़ और व्यूज़, अर्थात वो हम तक समाचार पहुंचाते हैं और अपने नाना प्रकार के विचारों से हमको अवगत कराते हैं। ये 2 उनके प्रमुख काम है और ये करके वो लोकतंत्र को किस तरीके से चौथा खंभ बनते हैं, लोकतंत्र को किस तरह से सपोर्ट प्रदान करते हैं, ये हम लोग अभी आगे देखते हैं। लेकिन हमारे संविधान बनाने वालों ने, भारत में जब संविधान बनाया गया तो हमारे संविधान बनाने वालों ने किसी भी प्रकार के चौथे पिलर की परिकल्पना नहीं की। उन्होंने भी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की ही संस्थाओं की व्यवस्था थी, चाहे वो संघीय स्तर पर रहे हों, चाहे वो राज्यों के स्तर पर रहे हों। और इसका कारण यही रहा है कि परंपरा से ही हर देश में, हर संविधान में केवल व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की बात होती है। लेकिन एक दिक्कत ये है, और सारे संविधान यही चाहते हैं कि इन जो 3 संस्थाएं हैं ये कोहेसिव ढंग से काम करें, आपस में मिलजुल के काम करें। ऐसा ना हो कि आपस में इनमें टकराहट हो, या ऐसा ना हो कि आपस में ये एकदम से इतने मिलजुल जाएं कि मनुष्य की जो स्वतंत्रता है उस पर कोई कुठाराघात कर सके। तो ये संविधान में हम लोगों ने पहले भी ये डिस्कस किया है कि कितनी स्वतंत्रता व्यक्ति को दी जाए और कितनी शक्ति राज्य को दी जाए, इसको परिभाषित करने का प्रयास किया जाता है प्रत्येक संविधान में। और इन तीनों संस्थाओं में, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में, ये बात देखी जाती है कि कितनी कितनी शक्ति व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को दी जाए, जिससे कि वो अपने कार्यों का समुचित रूप से संपादन कर सकें। और ये भी देखा जाता है कि अगर वो अपने कार्यों का सुरुचिपूर्ण ढंग से या सही ढंग से संपादन नहीं कर पाएंगे या न कर सकें, तो फिर उसी सूरत में हमारे पास चेक्स और बैलेंसेस की क्या स्थिति है। तो जितने भी संविधान बनाने वाले हमारे थे, वो लोकतंत्र में कोशिश यही करते हैं कि संविधान को इन 3 पिलर्स पे खड़ा जरूर किया जाए, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को। लेकिन इन पिलर्स की अपनी अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए, अपनी अपनी अस्मिता होनी चाहिए, एक दूसरे पिलर से दूरी होनी चाहिए। जैसा कि आप देखते हैं कि भवनों में पिलर दूर दूर होते हैं, लेकिन वो कहीं आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड भी होते हैं, तभी वो उस लोड को शेयर कर सकते हैं जिसको कि हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिसके आधार पर हमारी पूरा डेमोक्रेसी रन करती है। तो प्रत्येक खंभे को अपना काम ठीक से करना पड़ता है। संसद को अच्छा कानून बनाना चाहिए, कार्यपालिका को उसको अच्छे ढंग से लागू करना चाहिए और न्यायपालिका को उस पर अच्छे ढंग से न्याय देने की व्यवस्था करना चाहिए। लेकिन प्रश्न ये है कि अगर ऐसा न हो तो क्या हो? प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है और इसलिए शायद चौथे खंभे की जरूरत पड़ती है कि अगर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में से 2 या तीनों संस्थाएं आपस में मिल जाएं, साठगांठ कर लें, तो क्या होगा? लोकतंत्र का क्या हश्र होगा? क्या वास्तव में वो लोकतंत्र कहलाने लायक होगा या नहीं होगा? या उसमें जनता सफोकेट करेगी? इन तीनों से अगर 2 व्यवस्थापिका, कार्यपालिका मिल जाए, कार्यपालिका न्यायपालिका मिल जाए, न्यायपालिका व्यवस्थापिका मिल जाए, तो क्या ये व्यक्ति की स्वतंत्रता पे कुठाराघात करेंगे या फिर भी ये व्यक्ति के स्वतंत्रता और अधिकारों को संरक्षण प्रदान करेंगे? ऐसा माना गया है। मॉन्टेस्क्यू एक बहुत बड़ा विद्वान हुआ है, उसने सेपरेशन ऑफ पावर किया था, शक्ति पृथक्करण का एक सिद्धांत दिया और उसने कहा कि इन तीनों संस्थाओं को अलग अलग रखा जाए। हमारा जब संविधान बन रहा था तो उस संविधान सभा में भी प्रोफेसर केटी शाह नाम के एक सदस्य थे संविधान सभा ने, जिन्होंने कि इस बात का बड़ा पुरजोर समर्थन किया था कि हमारी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथक पृथक होनी चाहिए, जो कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के पैटर्न पे होनी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका के संविधान में वहाँ की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग हैं, कहीं कोई आपस में इंटरेक्शन नहीं है, इसीलिए उसको प्रेसिडेंशियल सिस्टम का नाम दिया जाता है। लेकिन हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया। पार्लियामेंट्री सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। आप जानते हैं कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों संस्थाएं आपस में मिलजुल के काम करती हैं और पूरी की पूरी कार्यपालिका हमारी जो है व्यवस्थापिका की सदस्य होती है, और नहीं होती है तो उसको त्यागपत्र देना पड़ता है। तो ये एक आपस में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में देखा जाता है कि फ्यूजन होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। तो अगर कभी इनमें आपस में साठगांठ इतनी ज़्यादा हो जाए कि ये लोगों के अधिकारों का अतिक्रमण करने लगे, तो हमारे पास जुडिशरी होती है, हम जुडिशरी को अप्रोच करते हैं। लेकिन अगर जुडिशरी भी करप्ट हो, अगर जुडिशरी भी अपने कार्यों का ठीक से प्रयोग, अधिकारों का ठीक से प्रयोग न करे, अगर जुडिशरी भी बायस्ड हो, तब क्या किया जाए? तब हमारे पास क्या रह जाता है? तब हमारे पास कोई विकल्प है क्या? ऐसी स्थिति में कि अगर ये
व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका इनमें आपस में साठगांठ हो जाए, या ये अपने उत्तरदायित्वों का सम्यक निर्वहन नहीं कर सकें, ठीक से पालन नहीं कर सकें अपने उत्तरदायित्वों का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, तब हमको एक फोर्थ पिलर की आवश्यकता पड़ती है, जिसको कि हम प्रेस या मीडिया कहते हैं। और ये प्रेस और मीडिया कैसे इन तीनों पिलर्स के ऊपर एक अंकुश रखता है कि ये इन तीनों के कामों को जनता तक बताता है। अर्थात अगर व्यवस्थापिका ने खराब कानून बनाया तो वो जनता तक पहुंचाएगा, अगर कार्यपालिका ने गलत ढंग से लागू किया या गलत नीतियां बनाई या कुछ ऐसी नीतियां बनाई जो जनहित विरोधी है तो भी अखबार उसको बताएगा, मीडिया उसको बताएगी। और अगर इन्होंने अपने जो कार्य इनको दिए गए हैं उस कार्य को ही नहीं किया तो उसको भी मीडिया जनता के सामने रखा है कि व्यवस्थापिका को क्या करना चाहिए था और क्या क्या नहीं किया, कार्यपालिका को क्या करना चाहिए था नहीं किया, न्यायपालिका को क्या करना चाहिए था नहीं किया। इस प्रकार से एक ये सरकार के जो तमाम उत्तरदायित्व है उसको जनता तक पहुंचाती है। और इतना ही नहीं, जनता की जो भावनाएं होती हैं उसको भी ये सरकार तक पहुंचाती है और सरकार को बताती है कि जनता आपसे क्या अपेक्षा करती है और क्या क्या आपको अभी करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रेस और मीडिया है चौथे खंबे के रूप में वास्तव में तीन प्रमुख काम करता है। पहली चीज तो ये लोगों को सरकार और सरकार के ये तीनों जो पिलर्स हैं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका से कनेक्ट करता है। दूसरा, ये टू वे चैनल का काम करता है, सरकार की बात को जनता तक पहुंचाता है और जनता की बात को सरकार तक पहुंचाता है। और तीसरी चीज ये कि तीनों के ऊपर एक प्रकार से सर्विलियंस रखता है, मॉनिटरिंग करता है, एक मॉनिटर का काम करता है। इसलिए लोकतंत्र में स्वतंत्र प्रेस की बहुत अहमियत होती है कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तो जनता को एक बार मौका मिलता है, 5 साल में वो चुन के भेज देती है, लेकिन प्रतिदिन के उनके कार्यों के ऊपर अंकुश कौन रखेगा, इसके लिए हमें स्वतंत्र एक निष्पक्ष प्रेस की आवश्यकता होती है, जिसको कि हम हर चाहते हैं कि हर डेमोक्रेसी में ये रहे और बताए। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने की है वो ये है कि किसी चीज़ की कभी कोई शुरुआत होती है। इसी प्रकार से फोर्थ पिलर का जो कॉन्सेप्ट है ये शुरू कैसे हुआ, ये इंग्लैंड से शुरू हुआ और इंग्लैंड में भी 1787 में ये शुरू हुआ कि एडमंड बर्क, जिसको कि हम लोग सभी जानते हैं, पॉलिटिकल साइंस में बर्क को हम सभी लोग पढ़ते हैं, तो एडमंड बर्क इंग्लैंड की संसद का भी सदस्य था। और संसद के जब सदस्य था तो संसद में इस बात पे बहस हो रही थी कि क्या प्रेस को आके पार्लियामेंट को कवर करने की इजाज़त दी जाए कि नहीं, अर्थात प्रेस रिपोर्ट करे पार्लियामेंट की गतिविधियों को ताकि वो गतिविधियां जनता तक पहुंचे। तो 1787 में जब ये बहस हो रही थी इंग्लैंड में, तब एडमंड बर्क ने उन बहसों में फोर्थ पिलर का प्रयोग किया था और कहा था कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आर द 3 पिलर्स बट द प्रेस शुड बी अलाउड टू फंक्शन एज द फोर्थ पिलर। और इस प्रकार से फोर्थ पिलर का कॉन्सेप्ट 1787 अर्थात 18वीं शताब्दी के अंत से इंग्लैंड से ये शुरू हुआ और उसके बाद धीरे धीरे ये सारे विश्व के सारे देशों में इसका प्रचलन फोर्थ पिलर का हो गया। इंडिया का जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे जो संविधान बनाने वाले थे उसमें से कुछ सदस्य जरूर चाहते थे कि ऐसा किया जाए, लेकिन वास्तव में ऐसा हो नहीं पाया और हमारे संविधान में प्रेस का कोई मेंशन नहीं है। लेकिन हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं नागरिकों को, और ख़ास तौर से जो आर्टिकल 19(1)(a) है, जो कि एक प्रकार से हमको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, अर्थात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। उस भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में जब संविधान सभा में बहस हो रही थी तो डॉक्टर अंबेडकर ने इसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्लैरिफाई किया था कि हमें अलग से कोई प्रेस का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। और उसका कारण ये है कि ये जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इसमें बाकायदा प्रेस की स्वतंत्रता सन्निहित है। ये व्यक्तियों पर भी लागू होती है और प्रेस पे भी लागू होती है और दोनों ही इसका आनंद उठा सकते हैं, इसलिए अलग से उसमें कोई प्रेस फ्रीडम की बात करने की जरूरत नहीं है। और इसी बात को आगे चल के जो 1950 जैसे ही संविधान लागू हुआ 1950 में, तुरंत ये मसले उठाए गए और 2 विशेष रूप से केसेस का उल्लेख करना चाहूँगा। रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 में और ब्रिजभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, ये भी 1950 में। इन दोनों मुकदमों में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय बताया कि हाँ बिल्कुल ये बात सही है कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये फ्रेज इतने व्यापक हैं कि इसमें राइट टू प्रोपेगेट योर आइडिया, राइट टू सर्कुलेशन एक्सेट्रा सब सीमित है और लिहाजा प्रेस की स्वतंत्रता उसमें बाकायदा सन्निहित है। और आज की तारीख में
हम देख रहे हैं कि जनता को अब लगने लगा है कि हमारे लोकतंत्र के सारे पिलर्स में धीरे धीरे गिरावट आ रही है। संसद में जो प्रतिनिधियों का स्तर है, संसद में वाद विवाद का जो स्तर है, संसद में बहसों का जो स्तर है, वो गिरता चला जा रहा है। आपस में ज़्यादातर छीटाकशी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, इस प्रकार की चीज़ें देख के जनता बड़ी ऊब सी जाती है कि उसने किस उत्साह से लोगों को चुन के भेजा था और वहाँ हो क्या रहा है। तो एक तो ये बहुत बड़ा संकट है कि हमारी जो लोकतंत्र का पहला खंभा है, जिसको जनता चुन के भेजती है संसद में, उसकी बहसों में, उसके कार्यों में बहुत ज़्यादा गिरावट होती चली जा रही है। दूसरा खंभा जो है, जो कार्यपालिका है, जाहिर है वही संसद से निकल के आती है। अगर संसद में ही ठीक से काम नहीं करेगी तो जाहिर है कि उस कार्यपालिका को भी ठीक से काम करने में परेशानी होती है। और कार्यपालिका में भी जो लोग चुन के आते हैं, चाहे वो केंद्रीय स्तर पे हो चाहे प्रांतीय स्तर पे हो, दोनों स्तरों पे उनकी कार्यशैली में सुधार की, उनके करप्टेबिलिटी की सुधारने की बहुत आवश्यकता है। बहुत सारे मंत्री हैं जिनके बारे में जनता ये ओपिनियन होल्ड करती है कि वो करप्ट हैं या वो इनकॉम्पिटेंट हैं। तो इस प्रकार से दूसरे खंभे में भी हमको कोरोजन या गिरावट दिखाई देती है। यहाँ तक कि अब तो न्यायपालिका पे भी लोग उंगली उठाने लगे हैं और न्यायपालिका पे भी ऐसे प्राय यदाकदा घटनाएं घट जाती हैं कि लोअर जुडिशरी में तो करप्शन नेक डीप लोग मानते ही थे। अब धीरे धीरे ये उच्च जो हमारी न्यायिक संस्थाएं हैं उसमें भी लोगों की धीरे धीरे इस प्रकार की भावना होती चली जा रही है कि वहाँ भी तो गड़बड़ नहीं है, वहाँ भी तो भ्रष्टाचार नहीं है। तो ये कहने की तीनों संस्थाओं में गिरावट आ रही है, लेकिन इससे प्रेस भी अछूता नहीं है। प्रेस जिसको कि एक चौथे खंबे के रूप में रखा गया था कि वो इन तीनों संस्थाओं पर अंकुश रखेगा, सर्विलेंस रखेगा, प्रेस में भी बड़ी गिरावट होती चली आ रही है। और ये हम लोग प्राय देखते रहते हैं टीवी की बहसों में या रिपोर्टिंग्स में कि प्राय हमारा प्रेस जो है विचारधारा के आधार पर बट गया है। कोई लेफ्ट विंगर प्रेस है, कोई राइट विंगर प्रेस है, हाँ, तो वो आइडियोलॉजी के आधार पे चीज़ों को परिभाषित करते हैं, आइडियोलॉजी के आधार पे अच्छा या बुरा मानते हैं, उसको एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं मानते हैं। जो कि जैसा कि हमारे विद्वान हुए हैं जर्नलिज्म में सीपी स्कॉट, जिन्होंने एक बात कही थी कि फैक्ट्स आर सेक्रेड एंड व्यूज़ आर फ्री। तो फैक्ट्स जो है, तथ्य जो है वो सैक्रेड होने चाहिए, उस पर अपनी आप धारणाएं भिन्न भिन्न बना सकते हैं, लेकिन आज तो तथ्यों को ही तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जा रहा है। टुडे फैक्ट्स आर नॉट सैक्रेड, टुडे फैक्ट्स आर अनरियलिस्टिक और डिस्टॉर्टेड। तो अब क्या किया जाए, फिर प्रेस की स्वतंत्रता कैसे मानी जाए? तो ये तमाम चारों खंभों में हमको गिरावट दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी हमें अपनी भारत की जनता में पूरी विश्वास है, पूरी आस्था है और हम समझते हैं कि जनता को शिक्षित करके, जनता में चेतना को जागृत करके और जनता की अधिक से अधिक लोकतंत्रात्मक प्रक्रियाओं में सहभागिता बढ़ा के हम इस चीज़ को चेक कर सकते हैं और इन चारों खंभों में होने वाली गिरावट को रोक सकते हैं। और ये हम सभी को वास्तव में करने की कोशिश भी करना चाहिए, क्योंकि जिस लोकतंत्र पे हम इतना नाज करते हैं, जिस लोकतंत्र पे हम मानते हैं कि हमारा पूरा देश का आगे का भविष्य निर्भर है, उस लोकतंत्र के खंभों में, उसकी आधारशिला में अगर कोई दीमक लगता है तो हमारे लिए वो चिंता का विषय है और इसके लिए सभी भारत के नागरिकों को जागरूक होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।